बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कैटालिसिस के टॉपिक को। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैटालिसिस क्या होती है, कैटालिटिक रिएक्शन क्या होती हैं, उनकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया, होमोजीनियस कैटालिसिस को, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को, और इसके अलावा हमने जो कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं उनकी जर्नल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हमने मेन कंटेंट इस टॉपिक का हमने डिस्कस करना है, और उससे पहले 2-3 बेसिक टर्म्स हैं वो पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हमने थ्योरीज़ ऑफ कैटालिटिक रिएक्शंस या कैटालिसिस, 2 थ्योरीज़ हैं कि किस तरह से एक कैटलिस्ट जो है वो वर्क करता है, इसको हमने डिस्कस करना है। उससे पहले 2-3 बेसिक टर्म्स हैं जो नॉर्मली यूज़ होती हैं, तो मैंने सोचा कि इनको भी ऐड कर देना चाहिए ताकि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स क्या होते हैं, इसको हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि प्रोमोटर इज़ अ कैटलिस्ट ऑफ अ कैटलिस्ट। ठीक है, एक कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। तो ये प्रोमोटर क्या होता है, ये कैटलिस्ट को उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको एनहांस करता है। तो मीन प्रोमोटर इज़ अ सब्सटेंस विच दो इट्स सेल्फ नॉट अ कैटलिस्ट, अगरचे ये खुद कैटलिस्ट नहीं होता, बट इट प्रमोट्स द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज़ कॉल्ड अ प्रमोटर। देखिए, कैटलिस्ट होता है वो मतलब है कि इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, सही से वर्क नहीं कर रहा होता, तो हम उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक और ऐसी सब्सटेंस यूज़ कर देते हैं जो इस कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देती है। तो चूँकि ये उसको प्रमोट कर रहा है, इसलिए इसका नाम प्रमोटर रख दिया गया। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मोलिब्डेनम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दे प्रमोट्स द एक्टिविटी ऑफ आयरन कैटलिस्ट इन द हैबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। जब हम बनाते हैं हैबर प्रोसेस में, उसमें हम आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अब इस आयरन की कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए एज अ प्रमोटर हम मोलिब्डेनम यूज़ कर देते हैं या एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स यूज़ कर देते हैं। तो ये प्रमोटर कहलाते हैं। बस इसकी आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक है, एज सच ये आपके कोर्स में नहीं था, लेकिन चूँकि इससे रिलेटेड चीज़ें हैं और बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं, तो इसलिए ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी टर्म इसमें हम यूज़ करते हैं कैटालिसिस के अंदर, कैटालिटिक पॉइजनिंग एक टर्म यूज़ होती है। कैटालिटिक पॉइजनिंग ये भी एक ऐसी सब्सटेंस होती है, एक ऐसी सब्सटेंस जो किसी कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दे, तो वो हमारे पास सब्सटेंस पॉइजन कहलाती है। मीन ये प्रमोटर का अपोजिट है। प्रमोटर कैटालिटिक एक्टिविटी को प्रमोट करती है, जबकि जो पॉइजन होती है हमारे पास वो कैटालिटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको कम कर देती है। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजनिंग। फॉर एग्जांपल, हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं तो हम वहाँ पे प्लाटीनियम को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, या वेनेडियम पेंटाक्साइड को भी एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो अगर आप प्लाटीनियम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो उसको आर्सेनिक ऑक्साइड की अगर वहाँ पे मौजूद है तो ये उसको पॉइजन कर देता है। आपने अप्लाइड केमिस्ट्री में 4th सेमेस्टर में ये पढ़ा होगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड की पूरी सिंथेसिस आपने पढ़ी होगी। उसमें आपने ये देखा होगा कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हर स्टेप में हम क्या करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं। जो आपने क्या नाम है, रॉ मटेरियल लिया सल्फ़र का, जो भी आपने सोर्स लिया उसको आप मेल्ट करके प्योर करते हैं। आप जो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, एयर यूज़ कर रहे हैं, उसको आप प्योर करते हैं। उसके बाद जो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है इनकी ऑक्सीडेशन से, उसको आप 3-4 डिफरेंट चैम्बर्स में से पास करवा कर उसको बिल्कुल प्योर करते हैं।
प्योर करवाने के बाद टेस्टिंग चैम्बर में इसे गुजारते हैं। जब टेस्टिंग चैम्बर इसको ओके कर देता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड बिल्कुल प्योर है, उसमें किसी किस्म का कोई आर्सेनिक जो है वो मौजूद नहीं है या बाकी कोई डस्ट पार्टिकल्स किसी किस्म की उसके अंदर इम्प्योरिटी मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे जो आर्सेनिक की इम्प्योरिटी के लिए अलग से चैम्बर है जो सिर्फ आर्सेनिक को वहाँ से रिमूव करवाता है। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा क्यों करवाते हैं, क्योंकि लिखा था कि अगर आर्सेनिक थोड़ी सी भी सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ आगे सल्फ़र डाइऑक्साइड से सल्फ़र ट्राइऑक्साइड कन्वर्टिंग चैम्बर के अंदर वो चली गई, तो वो वहाँ पे कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ आर्सेनिक भी मौजूद हुआ तो इसलिए वहाँ पे आप इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आर्सेनिक बिल्कुल मौजूद नहीं होना चाहिए, आप उसको पहले रिमूव करवाते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आर्सेनिक मौजूद हुआ तो जब आप सल्फ़र डाइऑक्साइड की नेक्स्ट प्रोसेस में कन्वर्जन करवाते हैं सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में, उसके बाद फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो अगर वहाँ पे आर्सेनिक मौजूद हुआ तो इस कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो एज अ रिज़ल्ट हमारी जो यील्ड है सल्फ्यूरिक एसिड की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसकी जो क्वालिटी है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए आर्सेनिक ऑक्साइड को हम रिमूव करवाते हैं, ये एज अ पॉइज़न काम करता है इस कैटलिस्ट के लिए। ठीक है। इसी तरह हैबर प्रोसेस में अमोनिया की सिंथेसिस में जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं आयरन कैटलिस्ट है। तो पीछे हमने पढ़ा प्रमोटर के अंदर इसको प्रमोट करने के लिए हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को या मोलिब्डेनम को यूज़ करते हैं, ये इसके प्रमोटर्स हैं। जबकि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड उसके अंदर H2S मौजूद है कहीं पे, तो ये उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगी, ये एज अ पॉइजन वर्क करेगी। ठीक है। इसके बाद एक और टर्म इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। तो लफ्ज़ से ज़ाहिर ऑटो कैटलिस्ट का मतलब अपने का, खुद का अपना कैटलिस्ट। इसका ये मतलब है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते रिएक्शन के दौरान, हम बाय नेम कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर सब्सटेंस नहीं डालते जिसको हम कहें कि वो कैटलिस्ट है। होता ये है कि हम रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है। अब वो प्रोडक्ट इटसेल्फ एज अ प्रोडक्ट भी तो होता है हमारे पास, लेकिन इटसेल्फ एज अ कैटलिस्ट भी वर्क कर रहा होता है। मीन टू से कि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट बनता आएगा वो प्रोडक्ट खुद रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को वो बढ़ा देगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपने पढ़ी है, आपके 5th सेमेस्टर में ये एक प्रैक्टिकल्स में इन्वॉल्व है। ठीक है। कि जब आप इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है, अब उससे क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है और एथेनॉल बनता है। इसमें जो एसिटिक एसिड है हमारे पास प्रोडक्ट है, ये एज अ कैटलिस्ट भी काम कर रहा है। जितना ज़्यादा एसिटिक एसिड बनता जाएगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड प्रोडक्ट भी है और एज अ कैटलिस्ट भी वर्क कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है जी, ये रिएक्शन आपके पास लिखा गया है। इसके बाद एक और टर्म नेगेटिव कैटलिस्ट, ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में बताया कि ये क्या होता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। अगर एक कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, अब नॉर्मली जनरली हमारे माइंड में ये बात आती है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन लाजमी नहीं होता। बाज़ औक़ात हम कैटलिस्ट को रेट ऑफ रिएक्शन को कम करने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो वो वाला कैटलिस्ट हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएगा। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 की डिकम्पोजिशन करवाते हैं वाटर और ऑक्सीजन में, तो दिस इज़ रिटार्डेड बाय द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और ग्लिसरॉल। अगर इसमें डायरेक्शन के दौरान कोई डाइल्यूट एसिड या ग्लिसरॉल मौजूद हो तो ये इस रिएक्शन के रेट को, मीन डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड को, इसके रेट को डिक्रीज़ कर देता है। उसके बाद हमारे पास मेन टॉपिक है जो हमने इसको डिस्कस करना है, दैट इज़ कॉल्ड थ्योरीज ऑफ कैटलिस्ट। कैटालिसिस के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, कैटालिसिस का प्रोसेस होता है कि जिसमें कैटलिस्ट मौजूद हो। तो अब कैटलिस्ट हम कहते हैं कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या कम कर देता है, तो उसका मोड ऑफ मैकेनिज़्म क्या है, वो कैसे रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। आपने 3rd सेमेस्टर में काइनेटिक्स के अंदर ये पढ़ा होगा कि हम नहीं, वहाँ पे ये पढ़ा कि टेम्परेचर एक फैक्टर है, टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। वहाँ पे हमें
हमें इस चीज़ का पता है कि कैसे टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। ऑब्वियसली हमें पता है कि टेम्परेचर हमें बेसिकली टेम्परेचर नंबर ऑफ़ इफ़ेक्टिव कोलिजन्स को बढ़ा देता है। टेम्परेचर उन मॉलिक्यूल्स की तादाद को बढ़ा देता है। हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बेसिकली हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में उन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाती है जो इफ़ेक्टिव कोलिजन्स कर रहे हैं, मीन जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एक मैकेनिज़्म है। कैटलिस्ट का एक और मैकेनिज़्म है। देखें यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको देने जा रहा हूँ। पहले भी शायद बताया हो मैंने कि टेम्परेचर और कैटलिस्ट इन दोनों का काम एक ही है। टेम्परेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन दोनों का तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ है। टेम्परेचर क्या करता है, आपने अब शायद बल्कि नहीं पढ़ा होगा, कोलिजन थ्योरी एक है। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि रिएक्टेंट्स आपस में जब कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। कोलिजन ज़रूरी है। और फिर हर कोलिजन भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं देती, सिर्फ उन कोलिजन्स के नतीजे में प्रोडक्ट बनेगा जो इफ़ेक्टिव कोलिजन्स हों। और इफ़ेक्टिव कोलिजन कौन सी होती है? ऐसी कोलिजन जो इतनी फोर्स और इतनी एनर्जी से आपस में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को पास कर जाएं। ठीक है, तो ये एक अलग से पूरी डिटेल हो जाएगी, इसमें मैं नहीं जाना चाह रहा। खैर, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, कॉमन लाइफ की एग्जांपल, तो आपको बिल्कुल जो है वो आइडिया क्लियर हो जाएगा कि टेम्परेचर जो है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है और कैटलिस्ट जो है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। आपने जाना हो यहाँ से एग्जांपल्स, ये पहले भी मैंने दी शायद। यहाँ पे आपने लेजन कॉलेज से आपने BCG चौक तक जाना है। ठीक है जी। और BCG चौक तक जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप पैदल जाएं, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी से लिफ्ट लें या बाइक पे जाएं। अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो ऑब्वियसली आप बाइक पे जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर आप पैदल जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर बेसिकली आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है, वो आपको लिफ्ट प्रोवाइड करता है। आप उसी रूट से जाएंगे, रूट वही है, रास्ता वही है। पहले आप पैदल जाते थे, आपको 10 मिनट लगते थे, अगर आप अब बाइक पे जाएंगे 2-3 मिनट पे पहुंच जाएंगे। तो टेम्परेचर ने ये काम किया, टेम्परेचर ने आपकी एनर्जी को बढ़ा दिया। ज़्यादा टेम्परेचर हम देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना, वो ज़्यादा विगोरसली कोलाइड करते हैं, नंबर ऑफ़ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी को पास करने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाएगी, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो टेम्परेचर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी। अब कैटलिस्ट भी तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट भी आप जो है आपको लेजन कॉलेज से BCG चौक तक 2-3 मिनट में पहुँचा देगा, लेकिन वो क्या करेगा ऐसा? वो एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, उसके पास एनर्जी नहीं है, एनर्जी वो नहीं देता। वो क्या करता है, उसका तरीका वारदात ये है, वो आपको एक शॉर्ट अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करेगा। आपके पास यहाँ से BCG चौक तक जाने के दो रास्ते हैं। एक ये कि आप सीधा लेजन कॉलेज से निकलें और BCG चौक तक जाएं, ये एक रास्ता है। दूसरा ये है कि आप घूम आकर अंदर गलियों से होकर कहीं और से कोई और दूसरा रास्ता है जो कंपैरेटिवली लॉन्गर रास्ता है, ज़्यादा लंबा रास्ता था। ठीक है, वहाँ से जाते हैं, आपको जो है वो 20 मिनट लगते हैं। एक सीधा पाथ है, वहाँ से आपको 5-10 मिनट लगते हैं। तो आप आप पहले कहाँ जा रहे थे? आपको एक ही रास्ते का पता था कि इन गलियों से, यहाँ से गुजर कर इस तरह से हम जाएंगे, 20 मिनट लगते थे पैदल आपको। ठीक है, तो आप कैटलिस्ट क्या करेगा, वो आपको अल्टरनेटिव शॉर्ट रूट प्रोवाइड करेगा, एक ऐसा चौर रास्ता आपको बताएगा जहाँ से आप जल्दी जो है वो क्या हो जाएंगे, पहुँच जाएंगे। तो बेसिकली कैटलिस्ट का ये काम है, ये आपको ऐसा मतलब एक रूट देता है, लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला रूट देता है जहाँ से आपको कम एनर्जी जो है वो चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इस तरह से ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज करता है। बाकी अगर एनर्जी डायग्राम मेरे सामने होती, ठीक है, तो वो उससे बेहतर आपको मैं समझा सकता। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैटलिस्ट का बेसिकली काम क्या है, ये किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज करता है। अब जी हम इसकी थ्योरीज को पढ़ते हैं कि ओवरऑल ये रिएक्शन के दौरान कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, मैकेनिज़्म क्या है एक कैटालिटिक रिएक्शन का। तो इसकी जो वर्किंग मैकेनिज़्म है, जो इसका मेथडोलॉजी है, ये किस तरह से रिएक्टेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, इसके बारे में दो थ्योरीज पाई जाती हैं। पहली हमारे पास है
इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी और दूसरी है हमारे पास एडजॉर्प्शन थ्योरी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिकली इसमें जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी है ये होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन पे अप्लाई होती है, ठीक है। और जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है, अगर हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड स्टेट फेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट डिफरेंट हो, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का प्रोसेस हो, तो उसमें कैटलिस्ट जो है वो प्रेफरेबली एडजॉर्प्शन के जो मैकेनिज्म है, एडजॉर्प्शन की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो बहुत ही जो है इसमें सिंपल बातें हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। आपको ये खुद बता रहा है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, इसका मतलब ये है क्या होगा कि कैटलिस्ट बेसिकली क्या करेगा, ये रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके पहले कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। एक इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर उस इंटरमीडिएट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और ये वापस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जिस तरह आप एंजाइम्स के रिएक्शंस में आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। सबस्ट्रेट होता है, एंजाइम उसके साथ मिलता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट बनता है और एंजाइम क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। वो एक बायो कैटलिस्ट था। तो यहाँ पे जो हम केमिकल सिस्टम में कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन का मतलब भी वही है। आपके पास एक रिएक्टेंट ए था और आपने एक कैटलिस्ट उसमें सी ऐड किया, ठीक है। तो रिएक्टेंट ए के साथ कैटलिस्ट सी वर्क करेगा, ए सी एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट इसको हम कह सकते हैं ये बनेगा। फिर उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट जो है उसके बाद वहाँ से जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। तो इसको देखते हैं जी क्या होगा कि एज ऑलरेडी डिस्कस्ड अ कैटलिस्ट फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग अ न्यू पाथवे ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी मैंने आपको बताया कि कैटलिस्ट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज करता है। ये हमें अल्टरनेटिव लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ प्रोवाइड करता है, जहाँ से होते हुए हम जल्दी जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकते हैं। तो होमोजीनियस कैटालिसिस में इट डज सो बाय फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब ये ऐसा कैसे करता है, ये कैसे हमें अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है, तो वो कहता है कि होमोजीनियस रिएक्शन में ये क्या करेगा, बेसिकली ये कैटलिस्ट जो है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। अब काइनेटिक्स में आपने ये भी पढ़ा होगा कि इंटरमीडिएट क्या होता है। एनर्जी डायग्राम अगर आपने पढ़ी है तो उसमें हम ये देखते हैं कि एनर्जी डायग्राम में जो रिएक्टेंट या जो रिएक्टिंग स्पीशी एनर्जी में सबसे ज़्यादा हाई होगी, यानी जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल स्पीशी होती है हमारे पास, ठीक है, अनस्टेबल होती है। तो बेसिकली जब रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट उसके साथ रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर इंटरमीडिएट बनाता है, तो याद रखें इंटरमीडिएट की जो एनर्जी होती है वो हमेशा रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मीन ये दोनों रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट्स के भी ज़्यादा अनस्टेबल है। जैसे ही ये इंटरमीडिएट बनेगा तो ये फ़ौरन से कोशिश करेगा कि ये स्टेबिलिटी की तरफ जाए। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो है, अच्छा ये मैं बार बार एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली ये भी दो डिफरेंट टर्म्स हैं। इंटरमीडिएट एंड एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स दो डिफरेंट टर्म्स हैं। खैर ये आगे आ पाएंगे तो काइनेटिक्स में आप लोग मज़ीद पढ़ेंगे इसको। खैर आप इसको इंटरमीडिएट ही रखें। तो इंटरमीडिएट जो है एक बनता है जो कि हमारे पास ट्रू प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन एक बनता है, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है, और शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे ही बनेगा फ़ौरन ही ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो जैसे ही बेसिकली कैटलिस्ट यही काम करता है, ये रिएक्टेंट जो पहले थोड़ा बहुत स्टेबल था उसको इतना अनस्टेबल कर देता है कि वो मजबूर हो जाता है प्रोडक्ट में जाने के लिए। फिर वो खुद से भाग कर जाएगा प्रोडक्ट में, जो पहले नहीं जाना चाह रहा था अब वो भाग कर जाएगा। उसने कैटलिस्ट ने उसको ऐसी पोजीशन पे ला खड़ा किया है कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो भाग कर जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा और ज़ाहिर है प्रोडक्ट फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगी। तो इस तरह से ये यहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे एग्जांपल में आप देखते हैं इसको जर्नल यहाँ पे, तो आपको इसका मैकेनिज्म क्लियर होगा। ए और बी आपके पास दो रिएक्टेंट हैं, सी कैटलिस्ट है, ठीक है जी। तो उससे क्या बनता है, एक प्रोडक्ट ए बी बनता है। ये हमारे पास ओवरऑल एक रिएक्शन है। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, इसके बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, कैटलिस्ट क्या करेगा, किसी एक रिएक्टेंट के साथ मिलकर एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट बना देगा। एसी आपके पास इंटरमीडिएट बन गया।
फिर इंटरमीडिएट जो है ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी जल्दी के साथ, ये बस ऐसे समझे जैसे इंटरमीडिएट बनेगा ये पागल हो जाएगा, ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ये इसको कोई ऐसी चीज़ मिले, कोई और रिएक्टेंट ये कहेगा कि मिले जिसके साथ ये मिलकर जो है किसी प्रोडक्ट में जाए बस। तो ये दूसरे पहले डायरेक्ट ए और बी का आपस में रिएक्शन नहीं होगा, वहाँ पे ए इसको नखरे दिखा रहा है, बी को लिफ्ट नहीं करवा रहा था, ज़्यादा जल्दी जो है वो उसके साथ रिएक्शन शो नहीं करवा रहा था। अब उसने क्या किया, ए ने चालाकी की, उसने कैटलिस्ट को एक जो है उसमें सालसी डाला, उसके साथ थोड़ी-सी भी उसने जो है क्या नाम है बॉन्ड बनाया, इंटरमीडिएट बना। अब जैसे ही बी को पता चला कि ए जो है वो उसके हाथों से जा रहा है, वो सी के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो ये फिर भाग कर जाएगा, फिर ये अपने पास ए को लेकर यहाँ से, क्योंकि थर्ड बॉडी को ये इन्वॉल्व नहीं होने देगा ना, तो ए बी प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा और सी जो है वो फिर बाद में दोबारा रिकवर हो जाएगा। तो इस तरह से कैटलिस्ट और ए ने बामी मुफ़ाहमत से अपना काम निकलवा लिया। तो ये उसका एक मैकेनिज़्म है, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट मेन जो प्रिंसिपल है इसके अंदर वो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है। इसमें वो ये कहता है कि रिएक्शन दूसरा और जो तीसरा रिएक्शन है, दे आर लोअर दैन दैट ऑफ द रिएक्शन 1। Hence, the involvement of the catalyst in the formation of the intermediate compound and its subsequent decomposition accelerate the rate of reaction which was originally very slow। तो जो कि इन दो रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी वो कहता है स्लो है, लो है, कम है। तो जितनी किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता है कि आप यहाँ पे जिस तरह से एक क्या बनाते होते हैं, एनर्जी डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एक एनर्जी डायग्राम होती है जिसमें ये आपके पास यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पे आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लेते होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये एनर्जी डायग्राम है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ से रिएक्टेंट से लेकर यहाँ यहाँ पे आपके पास इंटरमीडिएट की पोजीशन है, यहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है और यहाँ पे आपके पास इंटरमीडिएट है। अब देखें जो इंटरमीडिएट है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये अनस्टेबल होता है, और रिएक्टेंट से लेकर इस इंटरमीडिएट तक का ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली रुकावट है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए। तो जितना यहाँ पर बड़ा होगा, जितनी ये पहाड़ी ज़्यादा होगी, उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, और जितनी ये पहाड़ी छोटी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, उतना ये फास्टली ये स्लो रिएक्शन होगा। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, पहले उसका जो रूट था वो ये वाला था, ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी वाला था, उसको पहाड़ी ज़्यादा चढ़नी पड़ती थी, ज़्यादा जो है उसको टाइम लगता था, रेट ऑफ रिएक्शन लो था। तो रिएक्टर ने क्या किया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनाकर उसने स्लो यानी लो एक्टिवेशन एनर्जी वाले रूट प्रोवाइड कर दिए। अब रिएक्टेंट्स को यहाँ से जाने की बजाय यहाँ से वो भाग कर जाएगा और ये सारा काम हो जाएगा और रिएक्शन क्या होगा, जल्दी होगा। इस तरह से उसने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। इसमें आप एग्जांपल देखें, दो एग्जांपल्स आपको दी गई हैं जिसमें यही इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी के ज़रिए से आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन के ज़रिए से कैटलिस्ट की एक्टिविटी को दिखाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं NO जो है वो पहले एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट बना रहा है, फिर इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ बनकर ये प्रोडक्ट बनता है और कैटलिस्ट रिकवर हो जाता है। तो यही एक मैकेनिज़्म है। इसका जर्नल आप याद कर लेंगे तो कोई भी एग्जांपल आप इसमें ऐड कर सकते हैं।